गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, कल हम लोगों ने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था। चैप्टर 9 इज रूरल डेवलपमेंट। आपको मीनिंग तो समझ आ गया होगा रूरल डेवलपमेंट का, कंसेप्ट क्लियर है। चलिए, कंसेप्ट क्या कहता है? व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट का क्या मीनिंग था? रूरल डेवलपमेंट मीन एन एक्शन प्लान, कोई एक्शन लेना या कोई प्लान बनाना फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, यानी जो रूरल एरियाज है उनका इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ करना रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। रूरल डेवलपमेंट में टू बिग चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट वन लिंगरिंग चैलेंज, सेकंड वन इमर्जिंग चैलेंज। लिंगरिंग चैलेंज टू पार्ट्स है, लिंगरिंग चैलेंज के टू एलिमेंट्स हैं। एक चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, सेकंड क्या था? चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट टू फार्मर्स। जो रूरल एरियाज के अंदर यानी फार्मर्स जो होते हैं उनको क्रेडिट देना क्या कहलाता है? रूरल क्रेडिट। हमने डिस्कस किया था कि फार्मर्स को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। एक तो उनके पास उनकी जो फार्मिंग होती है वो बहुत लो होती है, सस्टेनेबल फार्मिंग होती है, तो उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सेकेंडली हमने क्या डिस्कस किया था कि जो प्रोडक्शन पीरियड होता है फार्मिंग का, क्रॉप का, वो बहुत लॉन्ग होता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड फार्मर्स नीड क्रेडिट टू सर्वाइव। सो यहाँ दो बिग रीजन थे ये। देन वी डिस्कस टाइप्स ऑफ क्रेडिट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। देन लास्ट टॉपिक वी डिस्कस सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। सोर्सेज जो थे उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन कौन से थे? लैंडलॉर्ड, विलेज ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशन। अब बात आती है इंस्टीट्यूशन सोर्सेज की। तो इंस्टीट्यूशन सोर्सेज में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट आती है, कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, कमर्शियल बैंक आते हैं और आरआरबी आता है। तो आज हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करना है वो इंस्टीट्यूशनल सोर्स ही करना है। आज जो टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है वो क्या है? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर फर्स्ट वन आता है आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। जो फर्स्ट आता है वो क्या आता है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। पढ़िए ध्यान से बुक के अंदर। द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी प्रोवाइड एडुकेट क्रेडिट टू द फार्मर्स एट रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं ये फार्मर्स को एडुकेट रेट पर, एक जायज रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करवाती है, यानी क्रेडिट प्रोवाइड करवाने का काम करती है। दिस सोसाइटी आल्सो प्रोवाइड गाइडेंस in diverse agriculture operation with a view to raising crop productivity. Currently, cooperative account for 16 to 17% of rural credit flow. Presently कहते हैं जो cooperative credit society है वो 16 से लेकर 17% जितना फार्मर्स को टोटल क्रेडिट प्रोवाइड होता है जगह जगह से। अगर हम बात करें कि फार्मर्स को 100 रुपीज मिलते हैं एज अ क्रेडिट, तो 100 रुपीज में से 16-17 रुपीज का हेल्प कौन करता है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कितना कवर करती है? 16 to 17% ऑफ टोटल क्रेडिट का कवर करती है। दिस सोसाइटीज आर टू इंश्योर, ये सोसाइटी क्या इंश्योर करती है? टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू फार्मर्स। ये सोसाइटीज टाइमली फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करवाने का काम करती है। एलिमिनेशन ऑफ मनी लैंडर, मनी लैंडर को एलिमिनेट करने का काम करती है ताकि जो फार्मर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटी अक्रॉस ऑल रीजन ऑफ द कंट्री, कंट्री में जितने भी रीजन है सबको क्रेडिट प्रोवाइड करवाने का काम करती है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। एंड प्रोविजन ऑफ एडुकेट क्रेडिट इन एरिया कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट। जो कुछ बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरियाज हैं जिनके लिए स्पेशल कुछ प्रोग्राम बनाए गए हैं, वहां पर भी क्रेडिट प्रोवाइड करवाने का काम कोऑपरेटिव सोसाइटीज करती हैं। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में एक बिग रोल प्ले करते हैं।
बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द फार्मर्स। सेकंड आपका कमर्शियल बैंक, SBI एंड अदर कमर्शियल बैंक्स। State Bank of India and other commercial banks. SBI, State Bank of India. The State Bank of India was set up in 1955. कहते हैं जो SBI है वो कब सेटअप किया गया था? 1955 में सेटअप किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। The government realized that rural credit needs could not be met by the cooperative credit society alone. गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि सिर्फ कंज्यूमर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, ये अकेले फार्मर्स की नीड को पूरा नहीं कर सकते। कहते हैं यहाँ पर एंड दैट कमर्शियल बैंक शुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। सो यहाँ पर एसबीआई या कमर्शियल बैंक ऐसा हो जो एक क्रूशियल रोल प्ले करे। दिस प्रॉम्प्टेड नेशनलाइजेशन ऑफ सर्टेन बैंक्स इन 1969। द नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक वर डायरेक्टेड टू ऑफर क्रेडिट डायरेक्टली टू फार्मर्स एज वेल एज इनडायरेक्टली थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी। कहते हैं एसबीआई को नेशनलाइज बैंक घोषित कर दिया गया था। एसबीआई को 1969 में नेशनलाइज बैंक बना दिया गया, जिसके कारण अब वो फ्रीली कंज्यूमर्स को फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करवा सकती है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा लॉजिक आपको नहीं करना, आपको सिर्फ ये करना है एसबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ? 1955 में। गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अकेला जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है, ये अकेले फार्मर्स के लिए इनफ नहीं है। क्रेडिट प्रोवाइड करवाने के लिए कोई और कमर्शियल बैंक भी होना चाहिए जो फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करवा सके। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने 1955 में एसबीआई ओपन किया एंड 1965 में एसबीआई को नेशनलाइज्ड बैंक डिक्लेयर कर दिया, ताकि ये फ्रीली फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, दोनों समझ आ गए। इसके बाद आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक या लैंड डेवलपमेंट बैंक भी जिसको बोला जाता है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट बैंक। आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा आरआरबी के बारे में। थर्ड है आपका आरआरबी एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। आरआरबी एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक, देखिए ध्यान से। आरआरबी एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वर सेट अप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाईज पर्टिकुलरली इन द रिमोट रूरल एरिया या बैकवर्ड एरिया। आरआरबी को सेट किया गया था जो बहुत ही ज्यादा रूरल एरिया है या जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड एरिया है, वहां पर रहने वाले फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए आरआरबी को सेट किया गया था। कहता है दिस बैंक्स ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो आरआरबी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है and are under obligation to focus on credit need of the weaker section of the rural area। जो रूरल पॉपुलेशन है, जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, उनकी क्रेडिट नीड को पूरा करने का काम करता है आरआरबी। ठीक है, बात समझ आ रही है। आरआरबी को सेट क्यों किया गया? ताकि बहुत ही जो डेवलप बैकवर्ड एरिया है या रूरल एरियाज है, वहां पर जो लोग रहते हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जा सके, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जा सके। नाबार्ड, इसके बारे में भी आपने पीछे पढ़ा था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूट हैंडलिंग पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाबार्ड जो है वो एक अपेक्स इंस्टीट्यूट है जो रूरल एरियाज में जो फाइनेंस दिया जाता है, फार्मर्स को जो क्रेडिट दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाता है, उससे रिगार्डिंग प्लानिंग करता है और ऑपरेशंस को फिक्स करता है। ये जितने भी सारे बैंक है ना, आरआरबी वगैरह, ये नाबार्ड के इंस्ट्रक्शन से काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको बात ये समझ आई होगी कि नाबार्ड क्या काम करता है। नाबार्ड जो रूरल एरियाज के अंदर फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जाता है, नाबार्ड जो रूरल एरियाज के अंदर फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जाता है, उस फाइनेंस से रिगार्डिंग पॉलिसी बनाता है, प्लानिंग बनाता है और ऑपरेशन फिक्स करता है। नाबार्ड के मेन फंक्शन क्या है? टू सर्व एज एन अपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल एरिया। ये एक बहुत बड़ा अपेक्स फंडिंग एजेंसी है, यानी फंड मतलब पैसा प्रोवाइड करवाने का काम करता है। बहुत बड़ी एजेंसी है नाबार्ड।
to take appropriate measure to improve the credit delivery system. The bank was to focus on restructuring of credit institute and training of personnel. मैंने अभी बोला जितने भी ये जो बैंक है जो रूरल एरियाज के लिए काम करते हैं, ये सभी बैंक जो है वो नाबार्ड के अंदर काम करते हैं। तो नाबार्ड क्या करता है, इन सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए रिस्ट्रक्चरिंग का काम करता है। देखिए, द बैंक वाज टू फोकस ऑन रिस्ट्रक्चरिंग, द बैंक वाज टू फोकस ऑन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, और इन सभी बैंक्स को ट्रेनिंग देने का काम भी नाबार्ड ही करता है। To coordinate the rural financing activity of all credit institute and maintain liaison with the government of India. Liaison का मतलब रिलेशनशिप है यहाँ पर। liaison का क्या मतलब होता है, रिलेशनशिप। State government, reserve bank and other national level institute concerned with policy formulation. क्या कहता है, to coordinate the rural financing activity of all credit institute. ये क्या काम करता है नाबार्ड, जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूट है, चाहे आरआरबी है, चाहे वो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, चाहे एसबीआई है, जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूट है उन सबके बीच में रिलेशन मेंटेन, कोऑर्डिनेट मेंटेन करने का काम करता है। ये जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, रिजर्व बैंक के साथ या अदर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम ये बैंक करता है। टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं फाइनेंस से रिगार्डिंग, क्रेडिट फाइनेंस से रिगार्डिंग, रूरल फाइनेंस से रिगार्डिंग, उन सभी प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने का काम करता है और इवैल्यूएट करने का काम नाबार्ड करता है। एक बार 44 पॉइंट पढ़ो, हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे पॉइंट। हाँ जी बेटा, तो बात आई समझ आया, पढ़ा आप लोगों ने नाबार्ड के क्या क्या काम है। नाबार्ड जो है वो एक अपेक्स फंडिंग एजेंसी है। अपेक्स का मतलब मेन फंडिंग एजेंसी है। इसका काम क्या है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, जो फंड्स प्रोवाइड करवाता है रूरल एरियाज के अंदर, जो बैकवर्ड एरिया है, रूरल एरिया है, फार्मर्स जो है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का बहुत बड़ा अपेक्स फंडिंग एजेंसी है ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट से क्या बोला, इसका काम क्या है, ये जो जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूट हैं जो रूरल एरियाज को क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं उनको रिस्ट्रक्चरिंग करने का काम करता है, उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है। द बैंक वाज टू फोकस ऑन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। थर्ड क्या कहता है, ये क्या काम करता है, ये जितने भी क्रेडिट एजेंसीज हैं जो क्रेडिट प्रोवाइड करवाती हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है और उनका गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, रिजर्व बैंक के साथ या अदर जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम करता है। लास्ट में कह रहा है कि जो रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड करवाने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, बैकवर्ड एरिया या जो रूरल एरियाज के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उन प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने का काम भी करता है। ठीक है, बात क्लियर बिल्कुल। यहां आपको ग्रीन बॉक्स में कुछ दिया है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड रूरल क्रेडिट। क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। इफ द रूरल क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया हैज एक्वायर्ड इट प्रेजेंट साइज एंड सिग्निफिकेंस, इट इज एसेंशियली ड्यू टू द की रोल प्लेड बाय आरबीआई। कहता है अगर हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर रूरल क्रेडिट सिस्टम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो, इफ द रूरल क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया has acquired its present size and significance, it is essentially due to the key role played by the RBI। कहता है कि आज जो रूरल क्रेडिट जो इतना हुआ है, रूरल क्रेडिट सिस्टम जो आज इम्प्रूव हुआ है, रूरल क्रेडिट सिस्टम जो आज इम्प्रूव हुआ है उसके पीछे आरबीआई का मेन रोल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेन रोल प्ले किया है जो रूरल क्रेडिट सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर इम्प्रूव हुआ। Since its beginning in 1935, the Reserve Bank of India has been playing an important role in providing credit to agriculturists and strengthening credit institutes, primary cooperative credit society and land development bank in particular। कहते हैं बिगनिंग से ही आरबीआई जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्या प्रोवाइड करवाने में, बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू एग्रीकल्चरिस्ट, स्ट्रेंथिंग क्रेडिट इंस्टीट्यूट, जितने क्रेडिट इंस्टीट्यूट हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज
and Land Development Bank in particular. It focus on short-term refinance facility for agriculture and allied activities. देखो आरबीआई के फंक्शंस बता रहे हैं. मैं टॉपिक की बात करूं तो फोकस का मतलब यहाँ पर क्या है, ये आरबीआई के फंक्शंस बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी. जो आरआरबी है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है एग्रीकल्चर्स को. डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स, जितने भी कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको डेवलप करने का काम करता है. एक्सपेंशन ऑफ द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म विंग्स ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम. और जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर उनको एक्सपेंड करने का काम करता है. देखिए, एक्सपेंशन ऑफ द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए फंड्स प्रोवाइड करवाने का काम करता है आरआरबी. प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स टू ब्रिंग अबाउट स्टेट पार्टनरशिप. ये पॉइंट वही है, ज्यादा डिटेल में मत करना इसको. ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी ना उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है. कंडक्टिंग रूरल क्रेडिट सर्वे टू डिटरमाइन द कवरेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड बाय क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स. हेल्पिंग बैंक ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम टू प्रोवाइड चीपर रेमिटेंस फैसिलिटी फॉर द बैंक्स ऑपरेटिंग इन रूरल एरिया. जो बैंक रूरल एरियाज में काम करते हैं उनको हेल्प करता है. गाइडेंस टू ऑल कंसर्न ऑन मैटर्स रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट. जितने भी रूरल क्रेडिट से रिगार्डिंग मैटर्स हैं उन मैटर्स पर गाइडेंस देने का काम करता है. आप इन सभी पॉइंट्स को बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे. क्या बनाएंगे कि आरआरबी क्या क्या काम करता है. सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि आरआरबी का हमारी कंट्री के अंदर क्रेडिट, रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करवाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है. आरआरबी ने रूरल क्रेडिट को बहुत सपोर्ट किया है. ये क्या क्या काम करता है, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करवाने का काम करता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस देने का काम करता है. ये जितने भी कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स उनको डेवलप करने का काम करता है. ठीक है. और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स को एक्सपेंशन करने का काम करता है. प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, जितनी भी कोऑपरेटिव क्रेडिट एजेंसीज हैं उनको लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करवाता है. कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ट्रेनिंग देने का काम करता है यहाँ पर कहेंगे तो. ठीक है. और रूरल एरियाज में जो बैंक हैं उन बैंक को क्या करता है, गाइडेंस देने का काम करता है, उन बैंक को हेल्प करता है. और रूरल क्रेडिट से रिगार्डिंग जितने भी मैटर होते हैं उन पर गाइडेंस देने का काम भी आरआरबी करता है. ठीक है. क्लियर है यहाँ पर बात. चलिए, इसी पेज पर मेरे पास ब्लू बॉक्स में कुछ है यहाँ पर. मल्टी एजेंसी सिस्टम. मल्टी एजेंसी सिस्टम दिख रहा है आपको. पेज नंबर 184 है मेरे पास यहाँ पर. पेज नंबर 184 पर टॉपिक है मल्टी एजेंसी सिस्टम. ये सिस्टम क्या है? इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग कंसिस्ट ऑफ. जो रूरल बैंकिंग का स्ट्रक्चर है, रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर, जो हमारा रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या आते हैं. एक तो कमर्शियल बैंक आता है, एक आरआरबी आता है, एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आती है, लैंड डेवलपमेंट बैंकिंग आती है. द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग इज कॉल्ड मल्टी एजेंसी सिस्टम. इन चारों को क्या बोलते हैं? मल्टी एजेंसी सिस्टम बोलते हैं. किस किस को? कमर्शियल बैंक को, रीजनल रूरल बैंक को, कमर्शियल बैंक को, आरआरबी को और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को. और जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, जो ये फाइनेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ये क्रेडिट एरियाज में रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं, इन सभी एजेंसी को क्या बोलते हैं? इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को क्या बोलते हैं? मल्टी एजेंसी सिस्टम. द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग इज कॉल्ड द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग इज कॉल्ड मल्टी एजेंसी सिस्टम. ये क्या कहलाता है? आपका मल्टी एजेंसी सिस्टम कहलाता है यहाँ पर. ठीक है. चलिए, पेज नंबर 183 पर भी ब्लू बॉक्स में कुछ दिया है, वो रह गया था, कर लेते हैं. इंपोर्टेंट है चीज. देखिए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस institutional credit showed only a notional existence. Non-institutional credit ruled the roost. It was dominated by moneylenders, traders, and commission agents who charged exorbitantly high interest rate and manipulated the accounts to exploit the illiterate farmers. In fact,
non-institutional credit often led to debt trap for the farmers. A significant change occurred in 1969 with nationalization of commercial bank. It was then that the concept of social banking was put into practice and credit need of the farmers were addressed as a priority issue in context of rural development. ये पूरा 5 पॉइंट में क्या कहता है बेटा, ध्यान समझना, समझने वाला टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। कहता है जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो उस टाइम पर जो फार्मर्स थे उनके पास क्रेडिट का सोर्स क्या था, मनी लैंडर्स, जमींदार लोग, ये कमीशन एजेंट, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे फार्मर से, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेकर बदले में क्रेडिट देते थे, जिससे जो फार्मर्स थे वो कर्ज में डूब जाते थे और ज्यादा कर्ज में वो लोग डूब जाते थे। ठीक है, उनको और कर्जा भर जाता था। यहाँ पर कंसेप्ट ये कह रहा है, यहाँ पर ये बात क्लियर है बिल्कुल। तो उनपे और कर्जा भर जाता था जिसके कारण वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते थे। अब क्या हुआ आगे कहता है, यहाँ पर सुनना ध्यान से। अब 1969 में कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, अब फार्मर्स को क्रेडिट इजिली मिलने लगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलने लगा। ठीक है, ये 5 पॉइंट इंपोर्टेंट जो बोल रहे हैं टॉपिक था आपको। ठीक है बेटा, आज हम लोग इतना ही कर रहे हैं टॉपिक, आज तो इनफ है। आज आपको बहुत अच्छे से करना है चैप्टर, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो इजिली हो जाएगा आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।